हेलो 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 हेलो। गाइस, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? इज एवरीथिंग फाइन? कैन यू लिसन टू मी? मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? इज एवरीथिंग फाइन? एक्चुअली हुआ क्या ना आज मेरे स्टूडियो में आज कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट होने थे या पता नहीं क्या। तो वो जो है वो इतना ज़्यादा परसिस्ट हो गया इशू कि जो लास्ट क्लास थी वो हमें कैंसिल करना पड़ी। तो जो लास्ट क्लास थी वो मेरी कैंसिल हो गई इस टेक्निकल इशू की वजह से। और तुम्हारी क्लास डिले हो गई। तो अभी एकदम जैसे सेशन स्टार्ट हुआ तो मैं आ गया हूँ भाई तुम्हें पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बात करेंगे आज हम किस पे। कंडीशनल्स हमने लास्ट क्लास में करे थे। एक बार आप मुझे अपने डीपीपी का स्कोर बता दीजिए कि आपने डीपीपी में कितना स्कोर किया कंडीशनल्स में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट की। 17 इज अ गुड स्कोर। बहुत बढ़िया। देखिए, क्लोज टेस्ट एक जो है ना आपका रीडिंग बेस्ड टॉपिक है। कैसा टॉपिक है ये? रीडिंग बेस्ड टॉपिक है। आज हम इसके कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। कोशिश करेंगे क्लास जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि बहुत सारा टाइम आज हमारा बर्बाद हो गया। और साथ ही साथ थोड़ी बहुत वोकेबलरी भी है। स्पेलिंग्स चेक करेंगे आज आपकी कुछ। ठीक है। तो बच्चा, क्लोज टेस्ट क्या रहता है? तो देखिए, क्लोज टेस्ट का मतलब होता है, देखो, ऐसा होता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे मिलते हैं ना, फिलर्स। तो एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है जिसमें से बीच बीच में से अलग अलग जगह पे से वर्ड गायब कर दिए गए होते हैं। और उनको फिल करने के लिए, उन वर्ड्स को फिल करने के लिए आपको चार चार ब्लैंक दिए गए होते हैं। मतलब चार चार ऑप्शंस दिए होते हैं एक ब्लैंक को फिल करने के लिए। आपको कुछ बेसिस पे उन ब्लैंक्स को फिल करना होता है। तो हम जानेंगे कि वो क्या बेसिस होते हैं। ये आपके पास जब एग्जाम में आता है, अक्सर मैं आपको दोनों कराऊंगा, तो ये दो तरीके से आता है। एक तो वो आता है जिसमें होते हैं 5 ब्लैंक, और एक ऐसा आता है जिसमें होते हैं 10 ब्लैंक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके यहाँ ये वाला आएगा। ठीक है, तो 20 नंबर हो गए। ठीक है। और अगर ये वाला आया तो 40 नंबर हो गए, पर इसके चांसेस थोड़े कम है। पर मैं आपको कराऊंगा दोनों ही। ठीक है, दोनों ही। तो इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे हम करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो गई है। 7th, मतलब आज से लेके परसों तक, 9th तक ये खुली रहेगी रात को 12 बजे तक लगभग मान लो। 1 मिनट पहले 12 बजे से विंडो बंद हो जाएगी। तो 9 तारीख का वेट नहीं करें, जितनी जल्दी हो सके। अगर आप में से किसी को कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये करेक्शन विंडो ओपन हो गई है, करेक्शन चाहो तो कर लेना, किसी को कुछ करना हो तो। ठीक है भाई। अच्छा, तो क्लोज टेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है एग्जाम में तो सीधे 5 4 20 20 नंबर का आता है, और है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आप इग्नोर कभी कर ही नहीं सकते। जस्ट 1 मिनट गाइज, आई नीड टू कैच अ कोरियर।
सॉरी गाइस, एक इम्पोर्टेंट कोरियर आ गया था और उसको ओटीपी बतानी थी बस। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये बंद करते हैं, फटाफट क्लोज टेस्ट समझते हैं। देखिए, क्लोज टेस्ट को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, रीडिंग मेमोरी, रीडिंग रेंज, है ना, रीडिंग स्पीड। तो इसके लिए हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे उस चीज़ को, एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि भाई देखो, अगर आपकी रीडिंग स्पीड आपको अच्छी करनी है तो पहले रीडिंग रेंज और रीडिंग मेमोरी पे काम करना पड़ेगा। रीडिंग मेमोरी, रीडिंग रेंज पे काम करेंगे, रीडिंग स्पीड अपने आप अच्छी होती चली जाएगी वक्त के साथ साथ। तो कीप रीडिंग इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कि कीप रीडिंग, रीडिंग करते रहिए, कीप रीडिंग। और रीडिंग कौन सी होती है, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व करके कि लैंग्वेज किस तरीके से यूज हो रही है, लैंग्वेज को फील करिए कि क्या कहना चाह रहा है राइटर ना। तो जो भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसकी टोन समझ के पढ़िए, है ना। पहले भी बताया आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप टोन समझ के पढ़ेंगे, उसे थीम समझ के पढ़ेंगे उसका, ये करिए। उसमें ऐसा नहीं है मैंने पढ़ लिया मीनिंग समझ लिया, इट इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। भाषा है वो, तो भाषा के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस को समझोगे। आज एक मीम देखी भाषा से रिलेटेड, बड़ा मजा आ गया देख के। उसमें दिखाया है कि अर्ली मैंड बैठे हैं बहुत सारे, ठीक है, और डिसाइड कर रहे हैं कि यार बड़ी दिक्कत होती है ऐसे बात करने में, तो एक लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं। लैंग्वेज डेवलप करने की कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। तो इंसान ने लैंग्वेज डेवलप कर ली। फिर कुछ दिन बाद दिखा रहे थे उसी के नीचे मीम में कि एक एक को मार रहा है कि तू हिंदी बोल, एक दूसरे को मार रहा है कि तू ये वाली भाषा बोल, ठीक है। फ्रेंच ब्रिटिश को मार रहे हैं कि तू फ्रेंच बोल, मराठी हिंदी को मार रहे हैं कि तू मराठी बोल, ठीक है। तो ये हमने, एक बड़ी प्यारी गजल है वो, कहते हैं ना, क्या खोया क्या पाया जग में ना, अगर आप सुनेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो बड़ी रेलेवेंट लगी मुझे ना। एक इसी तरह की एक जावेद अख्तर ने भी लिखी है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान हो के, ये नदियां पंछी पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। तो खैर बड़ा सुन, वो एक माहौल अलग है। तो ये क्या था, इसके टोन समझिए। जैसे अभी आपने ना, जो मैंने जितनी भी बातें कही उसकी थीम और टोन समझिए। तो थीम और टोन का मतलब क्या है, सिर्फ लैंग्वेज अगर आप समझेंगे तो आप समझेंगे नहीं कि बात क्या थी। अगर आप थीम और टोन समझे तब आप बात को समझ पाएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थीम टोन वाली पॉइंट आपको करेक्ट हो गया, समझ में आ गया? हम्म। चलो, अब अगली चीज ये है कि भाई ये क्लोज टेस्ट सर हमसे होता काहे नहीं है। तो ये होता इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी अलग अलग थीम्स होती हैं। जैसे कोई क्लोज टेस्ट आ गया इकोनॉमी पे, कोई क्लोज टेस्ट आ गया तुम्हारा हिस्ट्री पे, कभी आ जाएगा पॉलिटी पे, कभी आ जाएगा लिटरेचर पे, कभी आ जाएगा वॉर पे, कभी आ जाएगा जियो पॉलिटिक्स पे, और ऐसे करके एन नंबर ऑफ थीम्स हो सकती हैं इसकी। अब यार मैं अपनी अगर पर्सनल बताऊं ना, अगर कोई इकोनॉमी पे आ जाता है ना, मेरी वॉट लग जाती है, क्योंकि मेरी इकोनॉमी कभी अच्छी थी नहीं, इकोनॉमिक्स, और मैं इकोनॉमिक्स पे मैं थोड़ा कच्चा ही रहा हूँ शुरू से। तो ये सब्जेक्ट मुझे परेशान करता है, मैंने इसे छोड़ रखा है अपने जीवन से। तो ये मुझे परेशान करता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट या PQRSB इकोनॉमी पे रिलेटेड होते हैं ना, उनको देखते ही मेरे को प्रेशर होने लगता है, ठीक है। मेरे को लगता है गलत ना हो जाए ये वाला। ये नहीं होता बनेगा नहीं बनेगा, बन तो जाएगा लेकिन गलत ना हो जाए। क्योंकि उस, अब ये मेरे साथ क्यों होता है, बिकॉज टर्मोलॉजी जो होती है, जिसे आप कहते हैं नॉमेनक्लेचर, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से नहीं होती है, समझे। जैसे मान लीजिए आया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब तुम्हें डिमिनिशिंग का मतलब भी पता है, तुम्हें मार्जिनल का मतलब भी पता है, तुम्हें यूटिलिटी का मतलब भी पता है, तो अंग्रेजी में दिक्कत नहीं है, इस नॉमेनक्लेचर में दिक्कत है। इन तीन वर्ड मिलके क्या कहना चाहते हैं, ये एक वही स्टूडेंट बेहतर समझ सकता है जिसने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा हो। सप्लाई और डिमांड कर्व कैसे वर्क कर रहा है,
ठीक है, सप्लाई बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी या घटेगी तो उसका प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये सारे जो नोमेनक्लेचर होते हैं ना, ये सारी चीजें तुम्हें परेशान कर सकती हैं अगर तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वोकैबुलरी एंड एक्सपोजर टू द कंटेंट। तो जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही नया है, तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। मेटाफिजिक्स पे आ गया है, तुम्हें पता ही नहीं मेटाफिजिक्स क्या होती है, तो तोते उड़ जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने जब आपको रीडिंग के बारे में कहा था, तो मैंने कहा था आपसे हमेशा कि रीड इन वैरायटी। यार तुम्हें क्या पता कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहां से आएगा, तुम्हें क्या पता क्लोज टेस्ट किस बेसिस पे होगा, तुम्हें क्या पता कि PQRS 10 के 10 आएंगे तो किस किस चीज पे बेस्ड होंगे वो। तो यहाँ पे मेरा बड़ा सिंपल सा मतलब तुम्हें बताने का ये है कि अगर तुमने वैरायटी में पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीजें तुम कवर कर पाओगे। इसलिए रीड इन वैरायटी। अब तो बहुत सारे सोचते होंगे अच्छा वैरायटी में पढ़ना है, इसलिए तो आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं, ये सब पढ़ के बर्बाद हो गए। इन्होंने पढ़ा भी तो क्या पढ़ा, एक ही किताब पढ़ ली होगी। एक किताब के अंदर भी बहुत वैरायटी होती है, बहुत कुछ, कभी वो किसी चीज की बात करता है, कभी किसी चीज की बात करता है, तो फर्क तो पड़ता है। लेकिन अगर आप वैरायटी के साथ रीड करेंगे ना, तो फिर तो भाई कोई आपसे लड़ नहीं सकता, फिर तो आप बनेंगे सीधे, मतलब एक कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम मेरे दिमाग में आया, APJ अब्दुल कलाम का नाम मेरे दिमाग में आया। तो ये लोग ऐसे थे, डिग्रियां डिग्रियां सब वैरायटी में पढ़ा था इन्होंने वैरायटी में अपने मास्टर्स करे थे, वैरायटी में PhDs करी थी। तो अगर कोई आदमी, जिसको तुम कहते हो आदमी तो बहुत बढ़िया था, रिस्पेक्ट भी करते हो, अगर वो वैरायटी में PhD कर सकता है, एक नहीं मल्टीपल PhD कर सकते हैं, वैरायटी में मास्टर्स कर सकते हैं मल्टीपल, तो यार तुम वैरायटी में क्या रीडिंग नहीं कर सकते हो यार। तो ये रीड इन वैरायटी, तो यहां से ये शुरू होता है। तो वैरायटी में पढ़ोगे ना तो क्लोजनेस तुम्हारे लिए हलवा होगा, तुमने हर तरह का हर चीज कर रखी होगी, तो और ये चीज तुम आगे अभी महसूस कर लो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रीड इन वैरायटी, इस चीज पे काम करना है। क्यों? क्योंकि जब हम क्लोज टेस्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम एंड टोन। क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है, इस चीज पे तुम्हें वर्क करना है सबसे पहले, कि भाई राइटर क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। दूसरी चीज, अब मान लो तुम्हें समझ में आ गया कि इसकी थीम है मान लो टेररिज्म, और ये कह रहा है कि टेररिज्म की वजह ये बता रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि टेररिस्ट कुछ अपने आप पैदा नहीं हो रहे हैं, इन्हें पैदा कराया जा रहा है, करवाया जा रहा है। और उसके लिए मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो मेरे दिमाग में आ गया, वही चल रहा है। तो उसमें मैंने पढ़ा था कुछ इस तरीके से, उसकी थीम तो टेररिज्म थी, पर वो ये कह रहा था कि जो टेररिस्ट हैं, जिस तरीके से हम उन्हें देख रहे हैं, वो ऐसे नहीं है, वो ग्रो किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और बनाने के कई तरीके हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट उसने बताया था एक तरीका, दूसरा तरीका था कि उनको इतना ज्यादा हर्ट कर दो कि वो रिवेंजफुल हो जाए। वो रिवेंजफुल हो जाए तो, और सब नहीं होंगे, अगर तुमने 1,000 लोगों को हर्ट किया बहुत गंदे तरीके से, तो उसमें 25-30 तो पागल तुम्हें मिल जाएंगे, और 25-30 पागल में से 5 सॉलिड टेररिस्ट निकल के आएंगे। इस तरीके से वो डेटा दे रहा था। तो वो ये बता रहा था द रूट्स ऑफ टेररिज्म, कि कहाँ से आता है टेररिज्म। ठीक है, और वो ये भी बता रहा था कि एक आदमी जिसके साथ गलत हुआ वो जाके पूरी दुनिया को खत्म नहीं कर सकता, तो उसे एक ग्रुप चाहिए होता है, तो ये ऐसे ग्रुप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो उसने बताया कि वो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम एंड टोन ऑफ द पैसेज। तो आपने पहले थीम समझा और फिर आपने टोन समझी, थीम समझ गए, टोन समझ गए। अब क्या करेंगे आप, फिल इन दी easiest ब्लैंक फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या करो, जो सबसे आसान ब्लैंक हो उसको भर दो, सबसे आसान, सबसे ही आसान ब्लैंक उसको भर दो। जब तुम सबसे आसान ब्लैंक को भर दोगे तो बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। 4 बचेंगे तुम्हारे पास मान लो, और 1-2 तो तुम्हें बचेंगे ही जो सबसे आसान होंगे, मतलब एक तो हो गई हर में, कहीं कहीं 2 भी हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, फॉलो द थीम। फॉलो द थीम का मतलब है कि भाई जो थीम कह रही है तुम्हें उसी के हिसाब से चलना है।
कहने का मतलब है अगर टेररिज्म पे पैसे चल रहा है तो तुम उसमें कोई फैंसी वर्ड यूज नहीं करोगे, कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करोगे। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, कहीं पे फिल करना है, तो तुम वही वर्ड यूज करोगे जो टेररिज्म के बारे में ऐसे लिखने पे या टेररिज्म से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर है। जैसे वर्ड हो गया जिहाद, जैसे वर्ड हो गया रेडिकलिज्म, जैसे वर्ड हो गया तुम्हारा सुसाइड बॉम्बर, जैसे वर्ड हो गया तुम्हारा स्लीपिंग सेल, है ना। तो स्लीपिंग सेल, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे नॉमेनक्लेचर है। अगर तुम्हें स्लीपिंग सेल नहीं पता होगा कि व्हाट इज अ स्लीपिंग सेल, तो डेफिनेटली तुम क्लोज टेस्ट में गड़बड़ करने वाले हो। इसलिए वैरायटी में पढ़ना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा थीम जो चल रही है। इन द सेम मैनर फॉलो द टोन। तो ऑप्शंस में से वो वर्ड पिक करो जो टोन के अकॉर्डिंग सबसे सटीक जा रहा है, जो टोन से सबसे ज्यादा मैच खा रहा है। जैसे आपने कहा, हाँ जैसे मान लीजिए उसकी टोन थी बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रक्टिव, जहां वो इंस्ट्रक्ट करता हुआ जा रहा है, बता रहा है। जैसे ये वाला जो पैसेज मैं टेररिज्म वाला बता रहा हूँ, इसे जो मैंने पढ़ा था, तो इसकी टोन जो थी ना डायडेक्टिक थी। डायडेक्टिक का मतलब होता है समझाने की कोशिश कर रहा था, ये समझाने की कोशिश कर रहा था, वो लेक्चर दे रहा था कि देखो उसामा बिन लादेन आया, उसने एग्जाम्पल दिया था कि हर कुछ साल में आपको एक बड़ा टेररिस्ट ग्रुप उभरता हुआ दिखेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा खड़ा कर दिया जाता है। तो ये मतलब इसी तरह से उसने एग्जाम्पल दिया। तो शेल कंपनीज बनाते हैं बिजनेसमैन, ये उसी तरीके से होता है। और इसे इस हर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई ओन कर रहा होता है। वो जब पीछे से पैसा अपना खत्म कर देते हैं इनको देना, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी मार के खत्म कर देता है, तो उनकी फिर कोई औकात नहीं होती है। और जो है जो नया बढ़ रहा होता है आगे, उसको पैसा दिया जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब ऐसा है कि मान लो कोई टेररिस्ट हुआ और फिर बहुत स्ट्रांग हो गया, अब उसको लग रहा है अब तो मेरे पास पैसा भी बहुत है, अब तो मैं इनकी वोट लगा दूंगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना, ये उसको खत्म कर देते हैं, ये वो पैसा बंद कर देते हैं, फंडिंग बंद कर देते हैं। इस तरीके से बता रहा था। तो टोन क्या थी ना, पूरी टोन डायडेक्टिक थी। अब ऑप्शन में कोई भी ऐसा फैंसीफुल वर्ड आ रहा है, कोई अलग तरह का वर्ड आ रहा है, हिलेरियस वर्ड है, कोई बहुत ही प्लेजेंट वर्ड है, तो वो यूज नहीं होगा। टोन के हिसाब से ही वर्ड यूज होगा। तो थीम और टोन क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है, इस चीज का ध्यान रखते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक बात समझ में आ गई है? किसी का कोई डाउट कंफ्यूजन है यहां तक तो पूछ लीजिए। थीम फॉलो करनी है, टोन फॉलो करनी है। पांचवी चीज, ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ थीम और टोन। थीम और टोन के बेस पे आप एलिमिनेशन कर देंगे। ये इस थीम का नहीं है, इस टोन का नहीं है, इस बेस पे एलिमिनेशन कर देंगे। ये मैंने बताया उन ब्लैंक्स को करने का तरीका जो सबसे डिफिकल्ट है। अब एक बार जानते हैं उन ब्लैंक्स को करने का तरीका जो सबसे आसान है। तो जो सबसे आसान वाले होते हैं ना, वो बेसिकली बेस्ड होते हैं या तो वोकैबलरी पे। 4 वर्ड दे रखे हैं, अगर मीनिंग पता है तो कर दोगे, सिंपल। और 7वां जो होता है वो होता है ग्रामर पे। 4 ऑप्शन दे दिए, अनलेस, हाउएवर, बट, ऑल दो, भर दो, डिपेंडिंग। तो ग्रामर बेस्ड भी आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर पे भी आ जाता है, आर्टिकल पे आ जाता है। तो क्लोज टेस्ट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके ग्रामर पे भी बेस्ड होते हैं, जो आपके वोकैबलरी पे भी बेस्ड होते हैं। वोकैबलरी में दोनों चीजों पे, यूसेज, एप्लीकेशन, दोनों पे। और तीसरी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपके सेंस या फिर रीडिंग बेस्ड होते हैं, जिनको आप मीनिंग समझ के, सेंस समझ के, टोन, थीम समझ के कर पाते हैं। तो सबसे टफ वाले क्वेश्चंस आपके पास ये वाले होते हैं, ये तो सब बच्चे बना ही देते हैं। इसलिए क्लोज टेस्ट में अच्छा स्कोर होता है 5 में से 4 और 10 में से 8। इट इज अ गुड स्कोर, ठीक है। 7 हो जाता है तो एवरेज है, 6 हो जाता है तो बिलो एवरेज और बेकारी है, और 5 कर दिया तो बेकारी। क्लोज टेस्ट तुमने करा 10 में से अगर किया है,
ठीक है, तो अगर तुम 5 वाला कर रहे हो तो कम से कम 4 तो तुम्हारे सही होने चाहिए उसमें। 4 सही नहीं हुए, 3 सही हुए तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब तुमने मान लो 5 अटेम्प्ट कर दिए, 3 तुमने सही करे, 2 गलत कर दिए, तो गई ना भैंस पानी में। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लोज टेस्ट तड़प रहा है, क्या तुम तड़प रहे हो उसको हराने के लिए, उसको पछाड़ने के लिए, उससे जीतने के लिए? क्या हो जाए तुम्हारे दो दो हाथ क्लोज टेस्ट के साथ? हम्म 100 बातों की एक बात यह है कि इसमें जो करना है वो तुम्हें करना है। इसीलिए उसी चीज की तैयारी तुम्हें पहले दिन से कराई जा रही थी। सबसे पहली क्लास जब दी थी और ये गला फाड़ फाड़ के ये दाढ़ी वाला आदमी चिल्ला रहा था कि बेटा 45 मिनट्स रीडिंग ऑन द स्टॉप रीडिंग, कि बेटा 45 मिनट शेड्यूल, भाई जो ये फॉलो करेगा मेरा वादा है। एक आदमी कितने जोश में चिल्ला रहा था, सारा जोश तुमने उसको ठंडा कर दिया। और वादे कर करके तुम इस क्लास से गए थे कि सर मैं करूंगा ये सर कुछ हो जाए, करूंगा बस। किसी ने फॉलो नहीं किया शेड्यूल। तो जिन्होंने फॉलो किया है ईमानदारी से, जितना टाइम भी हो गया बैच को चलते हुए, उसने अगर उसको 75 to 80% डेज पे भी फॉलो किया है, जैसे मान लो अगर इस बैच को चलते हुए हो गए 50 दिन, तो 50 का 80% कितना हो गया? 40 दिन भी अगर उसने फॉलो किया है तो रिमार्केबल चेंज आ गया होगा उसके अंदर। बड़ी सिंपल सी बात है। तो उसकी तैयारी पहले से होती है। दूसरी बात, ये आ ही क्यों रहा है, पूछ ही क्यों रहा है? क्योंकि इसी के बेसिस पे तो एनडीए ये समझ पाता है, देखो हम तो सारी जुगाड़ करा देंगे, अगर हम तुम्हें ग्रामर के खूब क्वेश्चन करा देंगे तुम ग्रामर बना दोगे, कैसा भी एरर आएगा, ज्यादातर बन जाएंगे। लेकिन तुम्हारी असली अंग्रेजी की जो पहचान होती है वो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे होती है। इसलिए हर एग्जाम अब रीडिंग बेस्ड होता चला जा रहा है। हम क्या करें, बढ़े आगे। तो बस तो जितना किया उतना नंबर तुम्हारे क्लोज टेस्ट में आ जाने चाहिए। ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर इट। ये रहा सुंदर सा क्लोज टेस्ट तुम्हारा। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, एक बार ऑप्शंस पे नजर डाल लो, रोने का नहीं। बेचा की सरकार का, सही बोलता है, सही बोलता है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, चलो। हाँ भाई साहब, आकांक्षा को देखो घबरा गई। ऐसे ही होता है। अगर शेड्यूल लगा लिया होता तो ये घबराहट नहीं होती। इतना बड़ा क्वेश्चन। तो भैया क्या कह रहा है वो? 19 सेंचुरी की बात है, निकोलस पता नहीं क्या नाम है इसका, रशियन ट्रेवलर है। तो ये क्या कर रहा है? पब्लिश ही तो करेगा भाई साहब। एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, इंडिया से वहां तक। आगे अगर पूरी नजर डाली होगी तुमने क्लोज टेस्ट में तो ट्रेवलॉग की बात हो रही है। ट्रेवलॉग क्या होता है? एक किताब होती है। जैसे मान लो मैंने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, ये मैं लिख डालूं, बता डालूं, तो ये क्या हो गया? ट्रेवलॉग। आंसर इज सी। समझ रहे हो बात को भाई? अगला क्वेश्चन। कोई 45 सेकंड नहीं मिलेंगे, बट 30 सेकंड भी इसमें ज्यादा है एक क्वेश्चन के लिए। पढ़ने में ही तो टाइम जाएगा, उसके बाद ब्लैंक भरने में तुम्हें 45 सेकंड जा रही है। तो एन है तो क्या करें भाई रुपेंद्र?
पहले तो चैट बंद करूं भाई, अब होगा शांति से। चैट बंद करते ही क्वेश्चन सही हो गया तुम्हारा। हाँ भाई, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। पहले सीधे आपको दूसरा क्लोस्टर्स करा रहे हैं। ठीक है, नजर मार लीजिए इस पे। 30 सेकंड से भी कम में। ऑल द बेस्ट।
ठीक है। अब देखो भाई, ये दोनों क्लोज टेस्ट ना अलग अलग थे। पहला वाला क्लोज टेस्ट अलग था और दूसरा वाला क्लोज टेस्ट अलग था। तो जो पहला वाला क्लोज टेस्ट है वो थोड़ा सा इजी था, वो डिफिकल्ट था। जो दूसरा वाला क्लोज टेस्ट है वो थोड़ा सा इजी था। और ये सारा खेल किसका है? उस चीजों का जो आप जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा है। अब ये जो रिलेटेड है ना, ये किसी ट्रेवलॉग से रिलेटेड है। ट्रेवलॉग के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अपना मुंह बंद रखिएगा, डाउट जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे। मैं मुंह बंद रखिए और दिमाग खुला रखिए। 19 सेंचुरी, किसी बंदे का नाम बता रहा है, निकोलस मान लेते हैं, आगे का बड़ा गंदा सा है, पढ़ नहीं रहा मैं पूरा। नोटोविच कह सकते हैं, निकोलस नोटोविच। अब ये कैसे रशियन लैंग्वेज का नाम है तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होगा। रशियन ट्रेवलर जिसने पब्लिश करी, आगे पता चला है हमें ट्रेवलॉग पब्लिश करी थी, तो हमने कहा पब्लिश्ड। एन अकाउंट, अब एक बच्चे मेरे से कह रहा था परसों एन लगाया, अब भाई साहब मन करना बाल खींच लूं इसके में। कुछ ऑनलाइन ही तरीका होता ना, बाल खींचने का मजा आ जाता। क्योंकि इसने बात देखो कैसी कही है, कह रहा है एन लगाए, और तो पब्लिश से एन का क्या मतलब? ये तो एन से पहले आ रहा है ना, ये इसके, ये इससे, ये तू इसके अकॉर्डिंग एन के अकॉर्डिंग लगा देगा। भाई क्या एन के अकॉर्डिंग तो अकाउंट आ गया ना। ऐसे मजे मत लिया करो मेरे से क्लास में, ये डाउट नहीं होता है, ये मजा होता है। ये तुम्हें नहीं पता आर्टिकल कब लगता है? आर्टिकल किस पे डिपेंड करता है? जो वर्ड उसके बाद आता है या अपने से पहले वाले वर्ड को अफेक्ट कर देता है? जानदार हो यार तुम तो। इंडिया टू लद्दाख, इन इट ही रोट अबाउट एन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट रीड टू हिम बाय अ मॉन्क इन अ मोनेस्ट्री दैट, अब देखो मैन्युस्क्रिप्ट है, रीड करा जा रहा है मॉन्क के द्वारा मोनेस्ट्री में, तो वो क्या करेगा? बोलेगा नहीं, रिसाइट करेगा। कुरान हुआ, गीता हुआ, रिलीजियस स्क्रिप्चर जितने भी होते हैं उनको रिसाइट किया जाता है, बाइबल को रिसाइट किया जाता है। हर ऐसी चीज को जिसको आप इज्जत देते हैं उसको रिसाइट किया जाता है। और पोयम भी को भी तो रिसाइट ही किया जाता है, रिसाइट इट। क्या रिसाइट किया उसने? कि जीसस ने ट्रेवल कर रहे हैं इंडिया टू स्टडी दी ओरिएंटेशन के, वो खुद आए थे, जीसस इंडिया आए थे ओरिएंटल रिलीजन्स के बारे में पढ़ने। और उस मॉन्ग ने क्लेम करा दैट हैड रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है शो करना, हैव रिवील्ड। अब ये एक्टिवली तो वैसे भी नहीं आएगा, एडवर्ब है। रेप्रिमेंडेड डांट होता है, और एश्यू का मतलब होता है एस्केप कर देना, बच जाना, बचाना अपने आप को, अवॉइड करना। तो उन्होंने अवॉइड थोड़ी किया, उन्होंने क्या किया? रिवील किया, शो किया। showed that Jesus had been and revered in the area as a prophet named ईसा, ईसा नाम था, ईसा, ठीक है। द रिविलेशंस, रिविलेशंस का मतलब है जो आकाशवाणियां थी। इन दी ट्रेवलॉग कॉस्ट, क्या कॉज कर दिया उन्होंने? इमेंस, बहुत कंट्रोवर्सी। इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज्यादा। सेप्टिक से कोई मतलब नहीं, सेप्टिक तो एक तरह का जो जख्म लगने पे हो जाता ना, वो है। मिनीसूल का मतलब होता है वेरी स्मॉल। टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब होता है? ऑफ द लैंड। टेरेस्ट्रियल मतलब ऑफ द लैंड, किसी जमीन का है तो टेरेस्ट्रियल है, ठीक है भाई। तो बहुत कंट्रोवर्सी हो गई इनके साथ, नोटोविच के साथ। बीइंग डिनाउंस बाय स्कॉलर्स ने इनको डिनाउंस कर दिया, पागल है ये, इसको डिनाउंस कर दिया। एंड ट्रेवलर्स अलाइक, और ट्रेवलर्स ने भी उनके साथ ऐसे ही किया। अंटिल ही फाइनली कंसीडर, हाँ ना, कंसीड, कंसीड का मतलब है स्टेब्लिश टू हैविंग मेड अप दी स्टोरी, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कह सकते हो, एडमिट कह सकते हो, एडमिट सबसे बढ़िया। एडमिटेड टू हैविंग मेड अप दी स्टोरी। मैं कहा अरे अरे भाई मजे लेता है, ऐसे कह रहा था मैं, ऐसी बात थोड़ी, ऐसा कुछ हुआ थोड़ी था। तो ये है। अब बताओ समझ में आ गया वाला क्लोज टेस्ट? अगला समझाऊं? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खास तो पूछो इस वाले क्लोज टेस्ट में सिर्फ। बहुत शानदार। ही वॉज बॉर्न इन 1804। सालेम एक जगह है मैसाचुसेट्स में, जहां पे टू नेथानियल हॉथरॉन
एंड द फॉर्मर एलिजाबेथ क्लार्क मैनिंग हिज डैश। अब अंग्रेजों ना अपने अपने पूर्वजों को बड़ा ध्यान रखते हैं, तो उसके जो एंसेस्टर्स थे इसमें जॉन ऑथॉन आते थे। ही एंटर्ड बाउडीन कॉलेज। ये पहले बताया इनके एंसेस्टर्स के बारे में, पूर्वजों के बारे में, फिर इनकी पढ़ाई के बारे में बताया कि कहां से हुई, कहां से इन्होंने ग्रेजुएट किया। उसके बाद हॉथवॉर्न, अब पढ़ा लिखा आदमी था तो क्या करेगा भाई, पब्लिश करेगा अपना वर्ड या लूट लेगा दूसरे का, जला देगा, गेंद कर देगा। सबसे बढ़िया था पब्लिश करा, और रिटन वर्क की बात हो रही है। नॉवेल इन्होंने पब्लिश करी फॉन्शॉ 19 इन 1828। उसके बाद ही ट्राइड टू सप्रेस इट, फिर उन्होंने उसको दबाने की कोशिश करी। फीलिंग इट वॉज नॉट इक्वल टू द स्टैंडर्ड ऑफ हिज लेटर वर्क, उनको लगा कि यार ये तो बहुत बेकार लिखा है मैंने, जो मैंने पिछली चीजें लिखी हैं वो बहुत बढ़िया था, तो उसको उन्होंने दबाने की कोशिश करी। तो ही पब्लिश सेवरल शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज डाली उन्होंने इन वेरियस पीरियोडिकल्स। अच्छा, शॉर्ट स्टोरीज जो होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ही क्यों आया, क्योंकि भाई शॉर्ट स्टोरीज ही होती हैं, लॉन्ग स्टोरीज नहीं होती। लिटरेचर अगर पढ़ा होगा तो शॉर्ट स्टोरी होता है, उसमें लॉन्ग और टॉल हैवी स्टोरी नहीं होती कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ही वर्कड एट अ कस्टम हाउस, वहां पे इन्होंने काम किया, ज्वाइन किया ब्रूक फॉर्म, मतलब कि ये किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है। अ ट्रांसडेंटल कम्युनिटी बिफोर मैरिंग पी बॉडी इन 18, फिर बीवी आ गई इनकी, ठीक है। द कपल मूव्ड टू द ओल्ड मैंस इन कॉनकॉर्ड। तो कपल, कपल मतलब शादी करके, मूव, तो मूव भी आता है, लिफ्ट, इनको कोई ढाके तो नहीं ले गया, खा नहीं गया कोई, उड़ नहीं गए, पर नहीं निकल आए, तो एक ही बचा। इतना आसान था ये तो, बिल्कुल एकदम चवन्नी। और फिर जो कपिल जो होगा उनका क्या होगा, उनके बच्चे ही होंगे कपिल की, और पेरेंट्स और ये इनसे कोई मतलब नहीं है, तो सबसे आसान था ये। इट वॉज द इजिएस्ट वन। ये वाला भी क्लियर हुआ तो बताओ, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज तो भी बताओ। पीनलाइज का मतलब है कि उनको पेनल्टी पड़ गई, जिसपे पीनलाइज्ड, पेनल्टी पड़ गई। पीनलाइज का मतलब भी नहीं बताया आज तक। चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। क्लियर है, कुछ मजा आया है। अब एक बात बताओ, एक बड़ा वाला करा दूं, एक बड़ा वाला 10 क्वेश्चन वाला करा दूं, एक एक 10 क्वेश्चन वाला कर लो यार। अब तो सीख जाओगे काफी, कैसे करना है, कैसे एलिमिनेशन, आसान और सीधा दोनों करा दिया। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड इज अग्रीमेंट। चलो, तो आगे की कहानी देखते हैं, कितना दम है तुम में। ऑल दी बेस्ट। बड़ा वाला है भाई ये, नजर डाल लो इस पे फटाफट। गो फॉर इट। पहला ब्लैंक। बोल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अपने पास नोट कर लो आंसर, उससे क्या फर्क पड़ता है।
फंस गए ना। मैं भी फंसता हूँ। जब भी कोई इकॉनमी वाला आता है थोड़ा थोड़ा मैं भी फंसता हूँ। पर ये वाला मेरे से हो गया अच्छे से। इतना टफ नहीं है। हमारे लिए होगा। भाई कोई दानिश नाम से भी आया है और बहुत चर्ची है। क्लियर 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 लिखे जा रहा है। भाई मेरा नाम बदनाम मत कर यार। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। गाइडलाइंस। समझ नहीं।
आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा जरूरी है जीवन में। मुझे बहुत मजा आया इस वाले क्लोज टेस्ट को। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब आओ जरा इसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे डाउट देख लेंगे। देखो सरकार चाहती है क्या कि हमारे पास हो कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब है कि जो भी चोरी कर पाएगी सिर्फ सरकार कर पाएगी, आप कोई चोरी नहीं कर पाएंगे। मतलब आप किसी को कोई भी पैसे देंगे तो उस पर अगर कोई टैक्स बनता होगा तो उसको ट्रैक करना आसान रहता है। इसलिए सारे देश ऐसे हो गए तो करप्शन इस तरीके से कम हो जाता है। पर सरकार तब भी करप्ट रह सकती है, थोड़ा बहुत तो कैश में चीजें रहती हैं। तो कह रहे एक कैशलेस इकोनॉमी अगर आप करते हैं तो गवर्नमेंट हैज सेड इट टू बियर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर ऑल पेमेंट मेड इट थ्रू कार्ड्स, कि भैया जो भी कार्ड की पेमेंट होगी वो हम बेयर कर लेंगे, हम उसका बोझ कस्टमर पे नहीं डालेंगे चाहे वो नेट बैंकिंग से कर रहा है, ताकि कैशलेस ट्रांजेक्शन हो सके। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शेल टेक, अब किसी भी चीज को करने के लिए सिस्टम चाहिए, सिस्टम बनाओगे तो उसमें पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, वो पैसा कौन बियर करेगा भाई? वो थोड़ा थोड़ा करके जैसे टोल बनता है, टोल पे साइकिल लेके गाड़ी लेके तो सब निकल जाएंगे ना अपने, तो उसकी कॉस्ट कहां से आएगी? तो यही वाली बात जब रखी गई तो द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शैल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू बियर एमडीआर कॉस्ट। एमडीआर मतलब जो कॉस्ट उस पर लगती है ट्रांजेक्शन पे, उसको हर ट्रांजेक्शन पे कोई ना कोई कॉस्ट लगती है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम जनरेट किया है, कोई कंपनी है उसको कर रही है तो उसकी कॉस्ट लगती है। कॉस्ट लाइक अदर मर्चेंट है ना, हर मर्चेंट उसकी कॉस्ट लेता है। तो द पब्लिक शैल नॉट बियर दिस कॉस्ट, पब्लिक को नहीं लेनी है कॉस्ट। तो कैसे होगा, फिर कैसे होगा? तो इट सेट द मैथोडोलॉजी टू रिइंबर्स सच पेमेंट। रिइंबर्समेंट का मतलब होता है वापस करना। जैसे मान लो अभी मेरे पास फिजिक्स वाला से फोन आता है और मेरे से कहता है वो कि सर आपको ना अभी बस निकल जाओ फटाफट और आपको हेड ऑफिस पहुंचना है नोएडा। तो मैं कहूँ यार अभी तो ठीक है, कोई गाड़ी वाड़ी? सर अभी हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, आप कुछ भी टैक्सी वैक्सी करके कुछ भी कर दो, ठीक है, जो भी खर्चा आएगा हम रीइंबर्स कर देंगे। रीइंबर्स का मतलब जानते हो? तो जो खर्चा हुआ है उसको वापस दे देना, उसका जिसका खर्चा हुआ है ना, रीपेमेंट आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो तरीका कार होगा, मैथडोलॉजी, एक्शन नहीं कह रहा है वो, प्लान नहीं होगी ऐसी चीज को, वो मेथड होगा। प्लान एक चीज होती है, मेथड का मतलब है स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, इसलिए ऑपरेशन भी नहीं है, बहुत हार्श वर्ड है उसके लिए, सिर्फ मेथडोलॉजी। तो तरीका कार होगा, मेथडोलॉजी जो होगा टू रिइंबर्स, वापस करने का ऐसी पेमेंट्स को, किसको? इंटरमीडियरीज, जो इस चीज को कराएंगे। आपने पब्लिक से तो लिया नहीं ना पैसा, पर उसकी तो लग गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पेटीएम के थ्रू कोई पेमेंट करी, मेरा तो कोई पैसा नहीं लगा, पर पेटीएम का तो खर्चा होगा ना उसमें, तो वो इंटरमीडियरी है, उसको कैसे दोगे? ऑन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग नेट बैंकिंग इज बीइंग वर्कड आउट एंड द डिटेल गाइडलाइंस एंड ऑपरेशनल। तो डिटेल्ड क्या होगा? डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे इसके, कैसे कैसे चीजें आपको करनी है, कैसे पैसा वापस आएगा, दैट इज गोइंग टू बी गाइडलाइंस, कैसे करना है, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं है। और रिस्ट्रिक्शंस तो बिल्कुल नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई हुक्म आया है, तो हुक्म नहीं है, वो गाइडलाइंस है कैसे करना है। तो गाइडलाइंस एंड ऑपरेशनल मॉडलिटीज। मॉडलिटीज का मतलब है जो उन्होंने मॉडल बनाया है जिस तरीके से चीजें वर्क करेंगी, है ना। डिवाइस नहीं है कोई, वो डिवाइस तो कोई फिजिकल चीज होती है ना, फिजिकल नहीं है। गाइडलाइंस आप ऑलरेडी भर चुके हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि डिटेल गाइडलाइंस एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस। ऑपरेशनल गाइडलाइंस हो सकता था अगर आप डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं लिखते, तो डिटेल गाइडलाइंस एंड ऑपरेशनल मॉडलिटीज, कि क्या मॉडल रहेगा ऑपरेशन का, किस तरीके से ऑपरेट की जाएंगी चीजें। द मिनिस्ट्री हैज इशूड, तो मिनिस्ट्री हमेशा क्या इशूड करती है? बिल नहीं करती है, सर्कुलर आता है।
ना, सरकारी सर्कुलर होता है, ये आपको पता होगा, बहुत बार आपने सुना होगा। और ट्रांजैक्शन वाला तो सबने सही कर दिया था, प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन की ही बात हो रही थी, डिजिटल बिलिंग पेमेंट नहीं कह सकते। इन गवर्नमेंट पेमेंट एंड कलेक्शन, अर्लियर द गवर्नमेंट हैड सेट अप अ टास्क फोर्स अंडर DIPAM सेक्रेटरी। द टास्क फोर्स हैज, तो इस टास्क फोर्स के पास क्या था, हैज फ्लैग्ड, फ्लैग्ड का मतलब है फ्लैग्ड द इशू, एक ईडीएम होता है। फ्लैग्ड द इशू का मतलब होता है इशू किसी के सामने रखना। जैसे मान लो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया कि WHO ने इस इशू को फ्लैग्ड किया, तो फ्लैग्ड द इशू मतलब पेश किया, सामने रखा। रिजर्व बैंक इन 2012 हैड कैप्ड, अब ये एक टेक्निकल वर्ड है, ये नॉमेनक्लेचर है। अब मैं तुम्हें बताता हूं ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि जब थोड़ा बहुत कमाना शुरू किया था तो हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया था म्यूचुअल फंड में, तो पता चला एक होते हैं मिड कैप, एक होते हैं स्मॉल कैप, एक होते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो समझने की कोशिश करी कि कैप क्या होता है। तो कैप क्या होता है ना, एक तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है, बस रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो कैप्ड का मतलब है यहाँ पे कि जो दी MDR है उसे 0.7.5 पे वैल्यू किया है 2000 रुपए तक, मतलब तो आप 2000 रुपए तक की पेमेंट आप कर सकते हैं, आपको पता होगा किसी भी स्कैनर से, तो वही 0.75 तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही उस चीज को कैप कह रहा है, रिस्ट्रिक्शन कह रहा है। देयर इज नो RBI कैप ऑन, लेकिन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे कोई MDR नहीं लगाया है। तो ये क्या है, कैप करेंगे MDR को, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे MDR की। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गया भाई, सबको समझ आ गया? अभी भी डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, नहीं तो ND नो डाउट लिख दीजिए। देखो पहले ना ये समझो मॉडलिटी का मतलब क्या होता है। एक बच्चा पूछ रहा है डिटेल्ड गाइडलाइंस और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकते, डिटेल्स गाइडलाइन होंगी, इंस्ट्रक्शन नहीं है। इंस्ट्रक्शन जो होंगे ना किसी ऐसी चीज के होंगे जो कोई टीचर दे रहा है, कोई ट्रेनर दे रहा है, सरकार इंस्ट्रक्शन नहीं देती है, सरकार हमेशा गाइडलाइंस देती है, ठीक है। तो किसी चीज को चलाना है, कोई रूल आया है, कुछ को ऑपरेट करने के लिए गाइडलाइंस होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मॉडलिटीज का क्या मतलब होता है, मॉडलिटीज का मतलब होता है कि उस चीज का मॉडल क्या है, जो नमूना बनाया है वो कैसे वर्क करेगा, दैट इज मॉडलिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आर्मी में इंजीनियर हैं और आपने मतलब कुछ बढ़िया सा कुछ बनाया, इसरो में मान लीजिए आपने कोई मिसाइल बनाया है, तो आप उसकी मॉडलिटीज बताएंगे, उसकी गाइडलाइन नहीं बताएंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे वर्क करेगा। क्लियर है? हाँ, कोई बात नहीं रितेश, इस पे रीडिंग करना पड़ेगी बहुत सारा, पहले पढ़ो। जिसको कुछ समझ में नहीं आया ना वो कुछ कीवर्ड पे काम करेगा आज जाके। MDR कॉस्ट पढ़ो पहले, क्या होता है ये समझो, ठीक है। ये तुम्हें समझना है MDR कॉस्ट क्या होता है। इसके अलावा एक इसके बारे में बढ़िया से पढ़ लेना, दो चीजें ही हैं इसमें, दो चीजें पढ़ने की हैं, वो पढ़ लोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा ये। और ये पढ़ लेना RBI कैप, इसका क्या मतलब होता है, ये तुम पढ़ लोगे। कैप ऑन MDR, MDR समझ लो, कैप ऑन MDR समझ लो, ये समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसके लिए बैकग्राउंड का समझना जरूरी है। ये वही चीज है जो मैं तुमसे कह रहा था भाई, अगर रीडिंग नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आतंक मचा दिया होगा। देखो, देखो भाई आतंकी बच्चे, 16 सही कर दिए, 80% उसने सही कर दिया, इतना ही स्कोर लाना होता है।
तो ऐसा नहीं है तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा ऐसा नहीं है इसका तैयार ना हो क्लोज टेस्ट। दो बच्चे ऐसे जिनके क्लोज टेस्ट बिल्कुल तैयार है। ये तो मैंने क्लास से पहले बता दिया था ना कि 80% पे स्कोर पे तुम्हारा तैयार हो जाता है क्लोज टेस्ट। तो संगम, संगम लेफ्टिनेंट संगम और अंकित धार 16 दोनों के आए हैं। इसके बाद कार्तिक, अनमोल, नैन्सी, उत्कृष्ट, प्रतिका, संकेत, गुलशन, आदि, प्रणव। तो 14 भी बहुत बुरा स्कोर नहीं है, इट इज जस्ट एन एवरेज स्कोर। मैंने बताया था 70% तक ठीक है। तो आपको यहां से थोड़ा सा वर्क करना है। अभी आपके पास 2 महीने हैं यार, तो 2 महीने पे तो दुनिया बहुत तेज बदल जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, एक मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो दी है, एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने रिलीज किया है जो आपको अपना हमारा डिफेंस वाला है ना उस पर मिल जाएगा। ये वीडियो हार्डली 20 मिनट्स का है। इसे तुम अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो तुम इसे देख लोगे 10 मिनट में। ये जरूर देख लेना, ये आखिर मंथ के तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। मैंने हर बच्चे के लिए बताया, वो जो शुरू से पढ़ रहा है उसके लिए भी बताया है, जिसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी उसके लिए भी पढ़ाया बताया, जिसको सिर्फ रिवीजन करना है। तो हर तरह के बच्चों को कैटर करके मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है अगले 2 महीने की। इसको जरूर देख लेना, ये तुम्हें डिफेंस वाला पे मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, जिसने देख लिया वो खुद बता देगा कि मजा आया, कैसा लगा, सीखने को मिला या नहीं। दूसरी चीज, शक्ति बैच में मेरी क्लासेस चल रही हैं, वहां से रिवीजन करते रहो। अगर बैच नहीं देख सकते तो सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन क्वेश्चन लगा लो, जिस क्वेश्चन पे डाउट हो उसके लिए देख लो। ठीक है। तो इसमें कल भी मैंने 120 क्वेश्चन कराए हैं, अराउंड 110 मान लो, 110। और मजेदार बात मैं तुम्हें ये बता कि 110 में से अराउंड 80 आया। मतलब 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी से बने ही नहीं, है ना। तो बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन थे, और 2000 बच्चा देख रहा था लाइव। तो 2000 लाइव बच्चों में भी 30 क्वेश्चन ऐसे थे अंग्रेजी के जो बच्चे नहीं बना पाए। तो टॉपर का 80% था इसको, मतलब 80 स्कोर टॉपर का था वहां पे। तो दीज आर क्वालिटी क्वेश्चन। और क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे आपके? क्वेश्चन बेस्ड थे आपके, बड़ा सिंपल था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, 8 यूनिवर्सल रूल और टेंसेस, और 20 प्रीवियस ईयर थे उन्हीं चीजों पे। तो बच्चा कर नहीं पाया। कंटेंट बहुत अच्छा है, वो खुद मैंने बनाया है बैठ के उसको दम लगा के। तो भाई उसको करना तुम बढ़िया से। ठीक है। अब स्पेलिंग्स और लगा लो, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब पे था, डिफेंस वाला जो हमारा चैनल है। डिफेंस वाला 4 आवर्स की क्लास थी, मैराथन एनडीए के लिए। शक्ति, कल हुई थी क्लास ये। हम्म। प्रांजल जाके पहली क्लास देखो। अब ये बातें खत्म हो गई भाई। अब बात तुम कह रहे हो इम्प्रूव कैसे करें। देखो कितना डिफरेंस आ गया प्रांजल तुम में और दूसरों में। 2 महीने रह गए, बच्चे कह रहे हैं आखिर के 2 महीने में क्या करें। बच्चे रिवीजन की तरफ आ रहे हैं, तुम अब सोच रहे हो वो कैब कैसे इंप्रूव करें। ये बातें बहुत पुरानी हो गई, इसके लिए तो पहले क्लास देखना पड़ेगा तुम्हें आके। ठीक है। ये ऐसी बात हो गई कि मैच हाफ वे हो गया, इनिंग एक ही इनिंग ओवर हो गई है, दूसरी इनिंग खेलने जा रही है, और तुम ये कह रहे हो ये बताओ टॉस कैसे जीते हैं। अब तो टॉस वॉस तो हो गई भाई, अब आगे का देखो तुम। अब ये बात की बात है, वोकैबलरी कैसे की जाएगी, बहुत पीछे रह गए आप। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, फ्लरिश्ड, वेल्दी। उस सब में देखो खुशी, एक बार शेड्यूल देखो ना, शेड्यूल लगाओगे तो कभी भूल ही नहीं सकती हो। हाई रोलिंग इज अगेन रिच।
तभी तो कह रहा हूं जाके 2 मंथ की स्ट्रैटेजी देखो, मैंने हर बच्चे के लिए बताया है। अच्छा भाई, कुशाग्र कितना स्कोर आया तुम्हारा? तुमने पूरी क्लास देखी थी, स्कोर कितना रहा था तुम्हारा? ईमानदारी से बताना, सच्चे फौजी की तरह, झूठ नहीं बिल्कुल। हाँ भाई, RESTAURANT इज रेस्टोरेंट। और बहुत सारे बच्चों को ये स्पेलिंग आती थी, विच इज वेरी गुड, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्पेलिंग ऑफ द डे। हाँ तो देखो अंश, अभी देखो 8 यूनिवर्सल रूल में और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जैसे आसान चैप्टर्स में टेंसेस के कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें तुम्हारी हालत इतने हैं कि 50% स्कोर करना मुश्किल हो रहा है। तो बताओ, सेशन देखना बनता है या नहीं बनता है? करना बनता है ना। वो क्वेश्चन है जो तुम्हें पछाड़ रहे हैं, तुम्हें हरा रहे हैं, तुम्हें सिखा रहे हैं कि बेटा तुझे नहीं आता, सीख ले। तो आंसर इज सी। और वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती ना, टाइम की बाउंडेशन लिमिटेशंस नहीं होती। अभी मुझे पता है तुम्हारी क्लास छोड़नी पड़ेगी, तुम्हारी अगली क्लास है, वहां पे ये सब नहीं होता। तो मैं बहुत ज्यादा खुल के पढ़ा पाता हूँ, इसलिए वहां से बहुत कुछ आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो और वो फ्री क्लासेस है, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, और जरूरी नहीं है कि आप उसे लाइव देखें, जब आपका मन हो आप तब देख लेना, लेकिन उसके क्वेश्चन जरूर लगा लेना। उसके क्वेश्चंस में से हर साल क्वेश्चंस फंसते हैं। ठीक है, इफ शी आस्क्ड मी आई वुड, इफ शी आस्क्ड मी आई वुड अलाउ होगा ना, ये V2 तो ये भी V2, बी इज द करेक्ट आंसर। हैड ही इनवाइटेड भी सही है, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, कोई गलती नहीं है, दोनों जगह V3। इफ इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, अगर मूसलाधार बारिश होगी, आई विल बी स्टेइंग होम। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। अच्छा, ही हैड सेकंड फॉर्म है, तो वुड स्पेंड होगा ना, वुड स्पेंड, वुड हैव स्पेंट नहीं होगा। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। हाइपोथेटिकल, तो इट हैज टू बी व। इफ और सपोज साथ में नहीं आ सकते, सुपरफ्लुअस हो गया, आंसर हो जाएगा ए। इफ यू केम, तो ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है, आई वुड गो। इफ ही हैड 2 बाइक्स, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, नो एरर, दोनों जगह V2 है। अनलेस और डू नॉट साथ में नहीं आ सकते, तो आंसर हो गया ए, अनलेस आई सी हिज टिकट, बाकी सब सही है। इफ शी वर यू, सही हो गया। शी वुड एक्सेप्ट द ऑफर, बिल्कुल सही है, हाइपोथेटिकल, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। इफ शी हैड बीन रिच, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, शी वुड हैव ट्रेवल्ड, यही तो होगा। ये सारे क्वेश्चन तो क्लास में करे हैं तुमने। इफ ही विल कम, कंडीशनल सेंटेंस में मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता कंडीशनल क्लॉज में, इफ ही कम्स हो जाएगा। आई वुड अटेंड द पार्टी इफ आई वर फ्री, मैं अटेंड करता अगर फ्री होता, हाइपोथेटिकल है ये। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, इट कम्स डाउनवर्ड्स। ये कौन से वाले? यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, फैक्ट वाले, ऐसे ही बनते हैं। हैड ही रिवाइज दिस सिलेबस वेल, अगर उसने बढ़िया से रिवाइज कर लिया होता, ही वुड नॉट हैव फेल्ड, तो ये फेल नहीं हुआ होता, तो आंसर हो जाएगा सी। द कंपनी गाइडेड अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोविनेंट, कोविनेंट मतलब बॉन्ड। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भाई शान, ग्रैंडुअर, स्प्लेंडर, शान। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब है किसी चीज के लिए तुम्हारी दीवानगी, प्री ऑक्यूपेशन विद मनी, ऑब्सेशन। cheered up मतलब perked up, happy। क्लैरिटी, ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी क्या होता है? ल्यूसिड क्या होता है? क्लियर होता है, कराया हुआ वर्ड था। तो होमवर्क हमेशा की तरह भाई डीपीपी लगाते रहो, और अब शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि रीडिंग का टाइम ऑलमोस्ट निकल गया है, शेड्यूल का टाइम आ गया है। एक बार जो मैंने आपको
दो काम आपको करने हैं आज होमवर्क जो है आपका, जिसमें से सबसे पहला काम तुम्हें करना है स्ट्रैटेजी वीडियो, ये देखनी है। दूसरी काम जो तुम्हें करना है वो शक्ति से रिवीजन करना है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगना है। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई 8 यूनिवर्सल रूल भी तैयार है या नहीं है, औकात पता चल जाएगी, शीशा देखने को मिलेगा आपको, लेवल अपना अपने आप पता चलेगा। तो ये शक्ति से आपको रिवीजन करते रहना है, ये दो चीजें करते रहिएगा, ठीक है, और शेड्यूल फॉलो करते रहिए, आपकी आत्मा तृप्त रहेगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। किसी का कोई डाउट, कंफ्यूजन, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द या खाज है तो पूछ लीजिए। कमेंट खोल के मैं अपना मुंह बर्बाद कर लेता हूँ एक बार जाते जाते। आप आज मेरी कोई और क्लास भी नहीं है तो मूड खराब भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आई एम अ सोल्जर बॉर्न टू किल एनिमी। ठीक है, भाई देखो चैट जीपीटी ना आपका गुलाम है, और गुलाम मालिक से वैसे ही काम देता है जैसा मालिक बताता है। तुमने जैसा बताया होगा वैसा कर दिया उसने। तुम उससे कहते टफ कर दे, वो टफ कर देता। तुम उससे कहते कैट का लेवल दे दे, मेरे से ही लेना, तुम हिला ना पाओगे। ये तुम्हारे ऊपर है ना, तुमसे हो नहीं रहा। स्पेल कलेक्ट के 2-3 क्वेश्चन आए आए नहीं आए नहीं आए, बस ऐसे हैं। सर आपने केपी ठाकुर की ग्रामर बुक यूज किया। भाई हम जानते नहीं केपी ठाकुर साहब कौन है, हमें नहीं पता सीरियसली। 12 जेसी नेस्फील्ड साहब कहते, मैंने जेसी नेस्फील्ड साहब को पढ़ा है, उनकी किताबों से पढ़ा है। ठीक है, चलो। दिन में 12 ईयर्स, वो भी एक किताब नहीं है, मतलब सिर्फ उनसे नहीं पढ़ा है, मल्टीपल राइटर्स हैं जिनसे मैंने पढ़ा है। उसके बाद उस खुद भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं। और अगर मेरी थोड़ी क्लासेस कम हो जाएं तो मेरा बड़ा मन की तमन्ना है कि मैं एक अपनी बुक पब्लिश कर दूं। मैं बहुत टाइम से चक्कर में हूं, पर नहीं हो पा रहा है यार। सब कंटेंट नहीं बात करनी मेरे उस बारे में। 12 घंटे स्टडी इज इनफ, 1 आवर इज इनफ, नॉट 12 आवर्स। ये प्रॉब्लम घंटे की है नहीं। कोई आदमी ऐसा होता है 12 घंटे पढ़ाई करता है, उसे घंटा कुछ नहीं आता है। कोई आदमी ऐसा होता है 2 घंटे पढ़ाई करता है और ऐसा कुछ है नहीं जो उसे नहीं आता हो। तो ये तो हर आदमी का अलग होता है ना। मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी 4-5 घंटे पढ़ाई नहीं की है, होती नहीं है, ब्रेक ले लेके करता हूं। लेकिन मेरे साथ है ऐसा, मैं एक घंटे में काफी कर लेता हूँ, 2 घंटे में काफी कर लेता हूँ। मेरे जब बोर्ड्स के एग्जाम भी थे ना, तब मुझे लगता था यार आज मैंने 3 घंटे पढ़ लिया, 3-4 घंटे पढ़ लिया भाई, 3-4। और अपनी क्लास के लड़के बता रहे हैं हम 8-8 घंटे पढ़ते हैं। मैंने खींचने का क्या है, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ ऐसे। मेरे को ऐसा लगता था, मेरे से नहीं हुआ। तो ये हर आदमी का अलग होता है भाई। मैं ऐसे बहुत सारे बंदों को जानता हूँ जो मेरे साथ रूम पे रहते थे, जिन्होंने यूपीएससी का प्री क्लियर किया था, मेंस भी दिया उन्होंने, ठीक है, और इंटरव्यू में नहीं हो पाया उनका, मेंस में भी नहीं हो पाया। एक आध ऐसे भी थे जिनका मेंस में हो गया। मैं बहुत साल यूपीएससी एस्पायरेंट्स के साथ रूम शेयर किया है मैंने मुखर्जी नगर में। तो भाई उनमें से कुछ ऐसे थे जो सारे काम करते थे। क्रिकेट ही खेल रहा है, एक आध इसने गर्लफ्रेंड भी बना रखी है, समझ लो, चाय पीने भी जा रहा है, याराना दोस्ताना भी काट रहा है, और पेपर भी निकाल रहा है। एक ऐसा किताब से सर नहीं हटा रहा वो, और सबसे कम नंबर उसके आ रहे हैं, और रो रहा है एग्जाम के दिन। सब उसे ही छुपा रहे हैं कि भाई तू तो बहुत पढ़ता, तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, पेपर ही कमीना था। तो यार हर आदमी अलग होता है। ये मैं कैसे बताऊंगा भाई, मैंने तुझे देखा नहीं, तुझे जाना नहीं, तेरे साथ रहा नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, सब किया नहीं। आई कैन नॉट टेल दिस। मैंने तुझे बस सच बताया, बाकी तू देख ले तू कौन सी कैटेगरी में आता है। इट्स ऑल योर्स, अप टू यू। टेस्ट कहाँ पे है? टेस्ट भी हम कराएंगे सर। ये शक्ति बैच हमने ग्रामर, ये कोई भी डाउट नहीं है यार तुम्हारा। चलो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। 12th की मेरी परसेंटेज कितनी थी? 12th की मेरी परसेंटेज थी भाई 61.20 ना, 62.75। 10th की थी 61.20, समझे। मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं था भाई पढ़ने में, बाद में पढ़ा मैंने। मेरे दोस्त ये तो कहते साले जब पढ़ने की उम्र नहीं थी तो तू पढ़ता था, तब तो पढ़ता ही नहीं था, और तूने हमें भी ना पढ़ने दिया। अब तू जब भी आए हमें पढ़ना है यार, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ,
पढ़ रहा है, ये क्या तरीका होता है? पढ़ने की उम्र में तो पढ़ता नहीं। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है बचपन का दोस्त, ताऊ का बेटा भी है, वो ऐसे कहता है जब पढ़ने की उम्र थी तो तू पढ़ा नहीं, हमेशा यही बोलता है मेरे से। चलो ICSE बोर्ड था बेटा, बोर्ड वोर्ड हल्का नहीं था। हाँ, काम सारे सॉलिड करे हैं। बताऊंगा कहानी के कैसे पास हुआ, मैं पास भी नहीं होता बोर्ड में। अगली क्लास में कभी मौका लगेगा, चलो यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे पूछना कि बोर्ड की कहानी क्या है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा मैं बोर्ड में क्या हालात थे और मैं कैसे पास हुआ। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, जिंदगी में उतारते रहो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।